हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसके शुरुआती कुछ क्वेश्चनों का हल प्राप्त कर लिया है और इस वीडियो में हम इसका जो पार्ट 2 है वो करने वाले हैं। अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण, शुरुआत करते हैं। 9 क्वेश्चन तक जो हल है वो हमने पार्ट 1 में प्राप्त किया है और अब हम प्राप्त करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे आने वाले प्रश्नों का हल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है वो दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है। कितना दिया हुआ यहाँ पर? 100 ग्राम पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम से अधिक होगा या 100 ग्राम से कम होगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो द्रव्यमान वाली राशि होती है ये उस पदार्थ के अंदर जितने भी कण होते हैं उन सब की निहित मात्रा होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है, चाहे वो पृथ्वी की सतह पर मापा जाए चाहे वह चंद्रमा की सतह पर मापा जाए तो वो समान ही होगा। इस कारण से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 ग्राम। हाँ, यदि वो भार पूछता, यहाँ पे क्या पूछ लेता वो कि इसका भार चंद्रमा की सतह पे क्या होगा, तो वो हम निकाल लेते। किस प्रकार से निकालते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है, क्या होता है, चंद्रमा पर जो भार बल होता है वो होता है पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना। तो 1/6 इंटू हो जाता वो पृथ्वी की सतह पर भार। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान सेम होता है। यदि भार पूछता तो हम यहाँ पर 1/6 गुना उसका निकाल लेते। उसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ पूछा हमसे कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई में पिंड का द्रव्यमान होगा। तो देखिए यहाँ पर पुनः वही बात दोबारा से रिपीट की गई है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, द्रव्यमान दिया गया है 100 और इसे ले जाना है हमें गहराई में। कहाँ ले जाना है? इसे गहराई में ले जाना है। तो बात वही है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो सकता है। तो 100 किलोग्राम इसका आंसर होगा। 0 किलोग्राम नहीं है, 10 किलोग्राम नहीं है, 100 किलोग्राम ये वाला इसका आंसर सही है। फिर 12वां क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा है कि किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। पलायन वेग कक्षीय वेग का दुगना होता है। कक्षीय वेग पलायन वेग का दुगना होता है। पलायन वेग का मान कक्षीय वेग के मान के बराबर होता है। पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का दुगना होता है या कक्षीय वेग का वर्ग पलायन वेग के वर्ग का दुगना होता है। तो यहाँ देखिए, बेसिकली ये जो पूछा है वो पलायन वेग और कक्षीय वेग में पूछा है, तो हम इन दोनों में पहले संबंध लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ खुद ब खुद जान जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, जो कक्षीय वेग होता है और जो पलायन वेग होता है उनमें संबंध, तो जो पलायन वेग होता है जिसको हम वी से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है √VO के। यानी कि पलायन वेग VE का मान जो कक्षीय वेग है VO इसका √2 गुना होता है। लेकिन यहाँ √2 गुना वाली बात तो बताई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो VE का वर्ग क्या होगा, तो VE वर्ग हो जाएगा बराबर √2 का वर्ग 2 आ जाएगा और VO का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया VE का वर्ग बराबर 2 इंटू VO का वर्ग। VE क्या है? ये पलायन वेग का वर्ग है, पलायन वेग का वर्ग है बराबर 2 गुना हो गया किसका? ये हो गया कक्षीय वेग का। तो ऐसा कथन यहाँ ढूंढ लीजिए जिसमें ऐसा लिखा हो कि पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का दुगना होता है। तो यहाँ ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का दुगना होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया ऐसे, और ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा हमसे 13 नंबर
m द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग v के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ दे रखा है ऑप्शन v अनुक्रमणपाती m0, v अनुक्रमणपाती m1/2। ऐसा नहीं है, ये 1/2 जो है ये इसकी पावर है 1/2। सी ऑप्शन में दे रखा है v अनुक्रमणपाती m⁻², और v अनुक्रमणपाती m⁻⁻1। क्या है ये? -1 है। तो देखिए हम यहाँ पर जान लेते हैं जो पलायन वेग होता है उसका सूत्र होता है VE = अंडर रूट के अंदर GM/R। ये पलायन वेग का सूत्र होता है। क्या होता है? अंडर रूट GMR। तो यहाँ पर बेसिकली ये m में संबंध बता रखा है, तो हम यहाँ पर इसका m निकालते हैं। तो m क्या होगा? ये अंडर रूट में है, मतलब अंडर रूट का मतलब है कि ऊपर वाले की पावर 1/2 है और नीचे वाले की पावर -1/2 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि VE और यहाँ पर m की पावर क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ ऊपर वाले की है, तो हम यहाँ पर अनुक्रमणपाती का चिन्ह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो पलायन चाल होती है या पलायन वेग होता है वो m की 1/2 के समानुपाती होता है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में था, ये सही हो जाएगा कि पलायन वेग v अनुक्रमणपाती हो जाएगा m⁻1/2। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पूछा है 15वें नंबर का, किसी पिंड को पहले 100 मीटर फिर 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पिंड पर पहली स्थिति में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, अधिक लगेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इन दोनों स्थितियों के गुरुत्वाकर्षण मान निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, क्या पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है F, वो इन दोनों के जो मध्य की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कितनी दी है पृथ्वी सतह से? चूँकि जो भी वस्तु हम गिराएंगे वो पृथ्वी तल तक आते आते यानी कि पृथ्वी तल पर रुक जाएगी, तो इतनी ही दूरी होगी। तो पहले पिंड की दूरी है 100 मीटर। पहले पिंड की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो हम यहाँ पर 1/100 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1/100 का स्क्वायर कर लेते हैं। आप चाहे तो पूरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर केवल इसको जो इसका दूसरा कथन है, स्टेटमेंट है, उससे प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती होगा 1/1 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? ये 4 जीरो आ जाएंगे। ये आया F अनुक्रमानुपाती हो गया 1/10,000 हो गया। अब दूसरा भी हम देख लेते हैं। दूसरे में कितनी स्थिति दी थी? 200 मीटर दिया हुआ था। तो देखिए सेम वैसे ही यहाँ पर हम इसको F' मान लेते हैं। तो ये समानुपाती होगा F 200 के वर्ग के। 200 का वर्ग जब हम खोलेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1/40,000। 2 का वर्ग 4 होता है और यहाँ 4 जीरो। तो बटे में यहाँ की वैल्यूज़ कम है, इसका मतलब क्या हुआ? F का जो मान है ये ज़्यादा है। F कैसा आया? ये ज़्यादा है इसकी तुलना में। और यहाँ देखिए F' का मान यहाँ पे क्या होगा? जब बटे की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ एक का जो F' का जो मान है वो कम होगा। तो यानी कि 100 मीटर में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा वो ज़्यादा लगा और 200 मीटर वाले में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। पहला ऑप्शन है पिंड पर पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगा, नहीं लगा, पहली स्थिति में कम लगा। दूसरी स्थिति में अधिक लगा तो दूसरी स्थिति में अधिक नहीं लगा, दूसरी स्थिति में कम लगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पिंड पर पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगा, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगा। दूसरा स्थितियों में पूछा दिया हुआ है यहाँ पे दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल समान लगा, नहीं लगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, दिलफो हमने कैलकुलेशन कर लिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। उसके बाद 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखे हैं। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष पर क्या रखा है? m द्रव्यमान का 3 पिंड रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे 2m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर एक 2m का पिंड रखा हुआ है।
इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 GM²/r², 4 GM²/r², 2 GM²/r², या D=0। तो जब भी ऐसे समबाहु त्रिभुजाकार की स्थिति बनती है तो वहाँ पर इसमें जो अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान होता है 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, जिसका आंसर है यहाँ पर 0। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां नंबर। केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम, यानी कि जिसे क्षेत्रफल के नियम बोलते हैं, वो किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो केपलर का दूसरा नियम है गति संबंधी, वो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है वो सी है। फिर है यहाँ पर अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का कि एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना है। तो कोई एक ग्रह था जिसको हमने ऑर्बिटल से डिनोट कर देंगे, और एक पृथ्वी है जिसे अर्थ से हम डिनोट करेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि अपना जो आंसर है वो सटीक यहाँ प्राप्त होगा। 10 गुना है, व्यास लगभग 2 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स, 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का जो भार है वो एक्स ग्रह पर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम बेसिकली हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे? तो यहाँ दिया गया है, स्टेटमेंट को समझ के आपको प्रूफ करना है। क्या दिया है कि अन्य ग्रह की तुलना में, एक्स यानी कि अन्य ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा दिया हुआ है। मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो एक पिंड था, यानी कि MP, और एक हमारा पृथ्वी ME, है ना, 2 हो गए। क्या बोला है कि एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान 10 गुना है, मतलब 10 यहाँ लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 10 MP के आगे लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर सीधे अन्य ग्रह का जो द्रव्यमान है वो निकालते हैं, तो वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/2 हमें प्राप्त होगा, यानी कि ME/10 प्राप्त होगा। पहली कंडीशन ये हो गई यहाँ पे। दूसरा क्या है कि इसका जो व्यास है, यानी कि पृथ्वी का जो व्यास है वो 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो व्यास है DE, वो अन्य ग्रह यानी कि DP का कितना गुना है? 2 गुना है। त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि DE/2 बराबर क्या होगा? 2DP/2। अब D/ ये जो संख्या है ये किस में चेंज हो गई? ये R में चेंज हो गई। तो हम यहाँ D को क्या लिख लेते हैं? R लिख लेते हैं। यहाँ भी D को क्या लिख लेते हैं? R लिख लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं R से 2 कैंसिल हो गया, तो जो RE है उसकी वैल्यू हमें मिली 2RP। हमें RP की वैल्यू निकालनी है, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? RE/2। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। हम भार निकालना है, तो भार क्या होता है? बेसिकली भार बल होता है W = mg, जिसे हम F से भी डिनोट करते हैं। तो ये G निकाल लेते हैं, M कभी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो G होता है उसका फॉर्मूला होता है G = GM/R। क्या होता है? GM/R²। अब ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का है, तो इसलिए हम GE लिख लेते हैं। कैपिटल G चेंज नहीं होता है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको किसी अदर प्लेनेट के लिए कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हमारे पास है। तो ये हो जाएगा GP = G एज इट इज़ है। इस ME की जगह हम क्या लिख दें? तो ME/ ये MP लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? MP, G × MP/R² इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास है जो हमने E में निकाल रखी है। तो ये हो जाएगी GP = G एज इट इज़ है। MP की वैल्यू क्या है? तो ये ME/10 है। इसके बटे में RP की वैल्यू क्या है?
तो आर पे की वैल्यू है हमारे पास आर ई बाई टू है। क्या है ये? आर ई बाई टू है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जी पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जी, यहाँ देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हल कर लेते हैं, यानी कि उलट गुणा। तो ये होगा जी एम बटा 10। क्या होगा ये? जी एम ई बटा 10 इंटू हो जाएगा ये आर, ये दो घात है यहाँ पे, आर ए की घात 2/2 यानी कि 4/4 आर ए की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 और ये आ गया 5। तो ये हो गया जी पे बराबर 2/5 इंटू जी एम ई बटे आर ए स्क्वायर। और देखिए ये जो मान है जी एम बटे आर ए स्क्वायर, ये किसका मान है? तो ये इसका मान है जी ई का। तो हम यहाँ पे जी पी को क्या लिख सकते हैं? तो जी पी को हम लिख सकते हैं 2/5 जी ई हम लिख सकते हैं। तो यानी कि पहली वाली कंडीशन में ये था एम जी ई, और अब की बार कंडीशन में क्या होगा? हम यहाँ पर डब्ल्यू डैश निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपको जी ई की जगह 2/5 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 2/5 एम जी और ये ई, यानी कि हमने क्या कर लिया, इस जो पृथ्वी के सतह पर जो द्रव्यमान था, ये जो भार बल था, उसका यहाँ पर त्वरण के अनुसार हमने कुछ मान प्राप्त किया है। तो जो था 2/5। और देखिए प्रश्न में दिया हुआ था कि पृथ्वी पर इसका जो भार था कितना था? 100 किलोग्राम भार था। 100 किलोग्राम भार था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2/5 इंटू यहाँ क्या है? 100 किलोग्राम भार। अब किलोग्राम भार ही दे रखा है, ये क्या दे रखा है? किलोग्राम भार, यानी कि ये जो है इस एफ, यानी कि जो वेट है डब्ल्यू है पूरा का पूरा, उसके मान दे रखा था। किसका मान दे रखा था? डब्ल्यू का मान दे रखा था। आप चाहें तो याद रखने के लिए इसको 2/5 इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। और डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 100 दे रखा है। जब यहाँ 100 दे रखा है तो यहाँ पर आप इस कैलकुलेशन को हल कर लीजिए। तो 5 से 100 को डिवाइड किया तो ये हो गया 20 बार, और 2 से इस 20 को आपने इंटू किया तो ये आ गया 40, और ये आता है किलोग्राम भार। और किलोग्राम भार को न्यूटन भी बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपको मिला है वो मिला है 40 किलोग्राम भार। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं 40 किलोग्राम भार है या नहीं है। तो देखिए पहला 100 किलोग्राम भार है, 200 किलोग्राम भार है, 80 किलोग्राम भार है और 40 किलोग्राम भार है। इसका सही आंसर हो गया 40 किलोग्राम भार। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है। पिंड और पृथ्वी की त्रिज्याओं में अनुपात कितना होगा? देखिए त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है, और अनुपात जो रहता है उनके परिक्रमण काल के अनुपात के ही बराबर रहता है। तो पहले वाले का क्या है? पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से तेजी से गमन कर रहा है, यानी कि 1:8 हो गया है। क्या हो गया? 1:8 हो गया। उल्टा करना पड़ेगा। पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुना, यानी कि 8 पिंड का आता है, तो पिंड को आपको नीचे लिखना है और पृथ्वी का आपको आगे लिखना है। तो 1:8 हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं 1/2, यानी कि 1/2 है क्या? नहीं है। 1/3 नहीं है। 1/4 नहीं है। 1/8 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूछा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दें और उसका घनत्व 4 गुना कर दें तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा। तो देखिए भार जो है उसका सूत्र होता है W बराबर एम जी। क्या है? एम जी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये तो चेंज नहीं होगा, जे का मान फिक्स रहता है 9.8 एम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम थोड़ा सा बदल लेते हैं घनत्व के हिसाब से। तो जो द्रव्यमान है उसका फॉर्मूला होता है एम बराबर
डी इंटू आयतन, आयतन यानी कि v। तो m बराबर क्या है, आयतन को हम यदि त्रिज्या के अनुसार बांट लेते हैं तो ये हो जाएगा d इंटू आयतन। तो पृथ्वी गोलाकार है तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब और d, यानी कि द्रव्यमान इस हिसाब से आ गया। तो जो भार है वो आ गया हमारे पास w बराबर 4/3 पाई r क्यूब d और g। अब क्या करना, हमें त्रिज्या को आधी कर देना है। जब हम त्रिज्या आधी कर दें तो इसको मान लिया हमने, ये क्या है, ये w डैश बन गया, बाद वाला जो द्रव्यमान है, बाद वाला जो भार बल है, तो ये हो गया 4/3 पाई, त्रिज्या को करना है आधी, यानी कि हो जाएगा r/2⁴। और क्या करना है, घनत्व करना है 4 गुना, तो घनत्व हो गया 4 गुना इंटू 4d और g एज इट इज़ है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 4/3 r⁴ यानी पाई एज इट इज़ है r⁴ यानी, और 2⁵ क्या होगा तो 8 हो जाएगा इंटू 4d और ये g। आप यहाँ देख सकते हैं 4 से ये 8 कट गया, 2 बार हम इसको आगे लिख लेते हैं तो 1/2 हो गया। और पूरा मान ऐसा कैसे हम लिखेंगे, तो ये 4/3 पाई r क्यूब डी जी, और ये जो वैल्यूज़ है 4/3 पाई r क्यूब डी जी, ये शुरुआती अवस्था है, शुरुआती मान है w। तो यानी कि जो w डैश हमें मिला वो मिला 1/2 w का, यानी कि भार बल का आधा मिला है। क्या मिला है, ये भार बल का आधा मिला है ये। तो यानी कि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो हमारा भार है वो हो जाएगा आधा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आधा हो जाएगा, पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 21वें नंबर का, जो पूछा हमसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन है ms-2, घात है ये इसकी, ध्यान रखें, ms-2 जीलो या जे kg यानी कि जूल किलोग्राम, न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग किलोग्राम। तो देखिए जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ms-2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। फिर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो 0 कहाँ होता है, ये ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, अनंत पर, या हमारे चयन अनुसार कहीं भी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हम हमारे चयन के अनुसार कहीं भी 0 मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। फिर है कि किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। तो पृथ्वी की जो पलायन चाल है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया गया है पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जो प्रक्षेपण जो पलायन चाल होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ना ही प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न कि कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। ऑप्शन दे रखे हैं रैखिक चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा या कोणीय संवेग। तो यहाँ पर उसकी जो राशि नियत रहेगी वो रहेगी कोणीय संवेग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।